फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्वर। ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूपी टेट और सी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना। शुरू करते हैं। स्वर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। स्वर होते हैं 11। स्वर क्या होता है? स्वर वह होता है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या स्वतः ही उच्चारित हो जाते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये 33 होते हैं। अब देखते वर्णमाला। वर्णमाला में टोटल वर्ण 52 होते हैं। अब देख लेते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर होते हैं ए, आ, इ, ई, उह, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब देख लेते हैं व्यंजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि क यानी कि कै प्लस ए, ऐसे क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ऐसे अब हमारे हिंदी में जो संयुक्त व्यंजन है वो 4 है। क्ष, त्रय, ज्ञ, स्त्रय। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बनते हैं। अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। क्ष ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ये बनेगा क प्लस श, ऐसे। अब जो त्र है ये बनेगा त प्लस र। अब जो ज्ञ है ये बनेगा ज प्लस इय, ऐसे। और जो स्त्र है ये बनेगा श प्लस र, ऐसे। अब देखते हैं आयोगवहा। आयोगवहा होते हैं 2 अंग अह। आगत ध्वनि भी 2 होती है ड, ढा। इसे द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। अब 33 तो हमारे स्वर है, 33 तो व्यंजन है और 11 स्वर और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 आगत ध्वनि और 2 आयोगवहा। टोटल हो गए 52 यानी कि 52। अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है या कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ए, इ, उ, री, ऐसे। अब जैसे दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगनी प्राणवायु की आवश्यकता होती है या दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसे। यानी कि जिनमें 2 मात्रा लगती है। अब है प्लुत स्वर। जिन स्वरों को बोलने में 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, राम, ऐसे। जैसे किसी दूर खड़े व्यक्ति को आवाज़ लगाते हैं, लाइक उस तरह से। अब देखते हैं व्यंजनों की मात्रा नहीं होती, यानी कि जो व्यंजन है उनकी कोई मात्रा नहीं होती। बोलने में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। अब देख लेते हैं स्वर उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये है 3 मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर वह स्वर होते हैं जिनका प्रयोग सभी स्वरों में किया जाता है, यानी कि ए, इ, उ, री, ऐसे। और दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्रा का प्रयोग होता है आ, ई, उ, यानी कि ऊ। अब संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो मूल स्वर और दीर्घ स्वर की सहायता से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ,
औ ऐसे। जैसे कि इसमें बताया गया है, ए बनेगा ए प्लस ई, ओ ए प्लस ऊ, आई ए प्लस ए, औ ए प्लस ओ ऐसे। अब देख लेते हैं स्वरों उच्चारण के स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो पहला है कंठीय स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है कंठीय स्वर कहलाते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कंठ यानी कि कंठ से बोले जाने वाले स्वर, उन्हें कंठीय स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, अह। आप इसे सीरियल वाइज याद कीजिएगा, फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब देखते हैं तालव्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण तालु की सहायता से होता है वे तालव्य स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ई। अब देखते हैं मूर्धन्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। सॉरी, मूर्धन्य स्वर कहलाते हैं, यहाँ पर ही गलत हो गया, मूर्धन्य स्वर कहलाते हैं। जैसे कि री री। अब है औष्ठ्य स्वर। जैसे कि इससे पता ही चल रहा है कि होठ से जो बोले जाने वाले स्वर, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण दोनों होठों की सहायता से होता है उन्हें औष्ठ्य स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, ऊ, ऊ। आप बोल के देखिए, इसमें ये आपके होठों से बोले जाएंगे। यानी कि जो हिंदी है ये कोई रटने वाली भाषा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल एक वैज्ञानिक भाषा है। जिससे आप समझ के पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। अब देखते कंठ तालव्य स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों स्थान एक साथ कार्य करते हैं कंठ तालव्य स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ऐ। इसमें हमारा कंठ भी और तालु भी दोनों सहायता करते हैं। जैसे बोल के देखिए, ए, ए। आप अपने कंठ पे हाथ रख के देखो, आपको खुद महसूस होगा ए, ऐ ऐसे। अब है नेक्स्ट कंठ औष्ठ्य स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ होठ दोनों का प्रयोग होता है कंठ औष्ठ्य स्वर कहलाते हैं। जैसे ओ, औ। अब है जीव्या की सक्रियता के आधार पर। तो जीव्या की सक्रियता के आधार पर कितने स्वर हैं? तो ये है 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये होता क्या है? अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव्या का अग्र भाग कार्य करता है, यानी कि जीवा का अगला भाग कार्य करता है। जीवा मीन्स जीभ का, अथवा थोड़ा ऊपर उठ जाता है, अग्र स्वर कहलाता है। जैसे इ, ई, ए, ऐ। अब देखते हैं मध्य स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग, मध्य मीन्स यानी बीच का भाग कार्य करता है या कुछ ऊपर उठ जाता है, मध्य स्वर कहलाता है। जैसे ए। आप अगर कुछ भी मतलब बोलो तो उसे आप एक बार ट्राई करो, तब आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि कौन सा स्वर कहाँ से बोले जा रहे हैं। ऐसा आप इसको भूलोगे भी नहीं। अब है पश्च स्वर। पश्च मीन्स यानी पीछे। जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग कार्य करता है और कुछ नीचे रह जाता है, जैसे आ, उह, ऊ, ओ, औ। यानी कि जिन स्वरों में जिह्वा के पीछे का भाग कार्य करता है पश्च स्वर कहलाते हैं। तो पश्च स्वर है आ, उह, ऊ, ओ, औ। ये अब देखते हैं मुख खुलने के आधार पर। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। विवृत स्वर, ईषत् विवृत स्वर, संवृत स्वर और ईषत् संवृत स्वर। अब देख लेते हैं क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। विवृत स्वर जिन स्वर के उच्चारण के समय मुख अधिक खुला रहता है अथवा जिह्वा अधिक से अधिक नीचे की ओर आ जाती है, विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख अधिक खुल जाता है और जिह्वा अधिक से अधिक नीचे की ओर आ जाती है। जैसे कि आप बोल के देखो,
आपका मुंह का अधिक खुलेगा और आपकी जो जीवा है वो अधिक से अधिक नीचे की ओर आ जाएगी। अब देखते हैं ईषत् विवृत स्वर। ये कौन से स्वर होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख विवृत स्वरों की अपेक्षा कम खुला रहता है उन्हें ईषत् विवृत स्वर कहते हैं। यानी कि विवृत स्वर में तो मुख अधिक खुला रहता है, परंतु ईषत् विवृत में मुख कम खुला रहता है विवृत स्वर की अपेक्षा। जैसे कि ए, ऐ, औ, ये ईषत् विवृत स्वर हैं। अब संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अत्यधिक संकीर्ण हो जाता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। संकीर्ण मीन्स यानी कि बहुत छोटा हो जाता है, जैसे कि इ, ई, उह, ऊ, ये संवृत स्वर है। अब है ईषत् विवृत स्वर। अब है ईषत् संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मुख की ऊपरी भाग की दूरी संवृत स्वर की अपेक्षाकृत अधिक होती है इसे संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। अब देखते हैं औष्ठ्य की स्थिति के आधार पर, यानी कि होठों की स्थिति के आधार पर। वर्तकार, अर्धवर्तकार और अवर्तकार। वर्तकार मीन्स यानी कि गोल, अर्धवर्तकार मीन्स ऐसे, और अवर्तकार यानी कि जैसी मुंह की स्थिति है वैसे ही सामान्य स्थिति। अब देखते वर्तकार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये होता है जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति वर्तकार हो जाती है उसे वर्तकार स्वर कहते हैं। जैसे उह, ऊ, ओ, औ, ऐसे। अर्धवर्तकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार अर्धवर्तकार हो जाए तो यह स्वर अर्धवर्तकार स्वर कहलाता है। जैसे ए, आ, ऐसे। अब है अवर्तकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ की आकृति अवर्तकार या स्वाभाविक बनी रहती है उन्हें अवर्तकार स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, आई, ऐसे। तो आज मैंने आपको पढ़ाया ये ऐसे स्वरों का वर्गीकरण। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।